हम कक्षा 9th भूगोल का अध्याय 4 जलवायु पढ़ रहे थे, जिसको पढ़ते हुए हम पहुंचे थे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उस पहले पाठ में को 6 कारण प्रभावित करते हैं। तो 6 कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम दूसरे भाग भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो उनमें सबसे पहला कारक आता है अक्षांश, यानी कि अक्षांश किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कर्कवृत देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह हमारे देश के मध्य भाग से गुजरती है और कर्क रेखा में हमेशा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग शीतोष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंध जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंध जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। यानी कि कर्क रेखा का एक तरफ का भाग, एक तरफ का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि दूसरी तरफ का भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अक्षांश के कारण हमारे देश में ये दोनों प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अक्षांश हमारे देश की जलवायु में इस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा भाग आता है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई का मतलब कहीं ज़्यादा ऊंचाई कहीं नीचा है। तो इस प्रकार से औसत ऊंचाई आंकी जाती है, जिसकी ऊंचाई 6000 किलोमीटर के आसपास है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। जो तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र का किनारा भी लगभग आधे भारत को लेकर रखता है। जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि चीन तिब्बत की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है, उन्हें हमारे देश में प्रवेश नहीं करने, यहाँ से टकराकर वो वापस लौट जाती है। तो जो ठंडी हवाएं आती है उनसे होने वाली हानि से हमारी ये सहायता करता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र के मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। यानी कि हिमालय पर्वत के कारण हमारे यहाँ ठंड कम पड़ती है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आता है वायुदाब एवं पवन। वायुदाब और पवन की स्थिति हमारे देश में क्या होती है उसके बारे में जानेंगे अपन। तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। सबसे पहले वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, वायुदाब और धरातल पर चलने वाली पवन। दूसरी है ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरी है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये 3 ऐसे संचालित कारण हैं जो वायुदाब और पवन को संचालित करते हैं। भारत की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्णोष्ण कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत का उष्ण क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों, यानी कि क्यों नहीं होता है। यानी कि हमारे धरातल पर चलने वाली जो पवनें होती है, हवाएं होती है, वो उष्ण होती है, यानी कि सूखी होती है। तो ये पानी बरसाने में भी हमारी सहायता नहीं करती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा, इसने कोरियालिस बल क्या होता है, किसको कहते हैं, यानी तो उसकी परिभाषा दी हुई है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आवासी बल को कोरियोबल बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से
बाएं ओर विकसित होती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, सामान्य अर्थ में हम इसको समझे तो निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। जहाँ का दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, जिस क्षेत्र का दाब ऊंचा रहता है वहां से हवाएं उस ओर चलती है। तो इस प्रकार से हवाएं निरंतर चलती रहती है। भारत में जो काल्पनिक बल, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो काल्पनिक बल है घूर्णन के कारण, जिसको हम आभासी, यानी कि हमें आभास होता है कि इतनी ताकत है, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, उसे ही कोरीय बल कहते हैं। भारत की वायु जो भारत की स्थिति है उसके बारे में जानते हैं अपन। तो भारत की जो सामान्य अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, तो हम जानेंगे कि भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसके समान और देशों में स्थिति नहीं है, इसलिए इसको अद्वितीय कहा जाता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये मानसून पवने होते नाम से जाना जाता है। ये पवने कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। यानी कि ये जो पवने हैं, ये जो हवाएं हैं, ये महासागरों से टकराती हुई धरती की ओर आती है और परिणाम स्वरूप हमारी जमीन के ऊपर पानी बरसाती है, क्योंकि इन हवाओं में नमी होती है। इस प्रदेश के ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेठ धारा है। अब जेठ धारा क्या होती है? जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए उन्हें उष्णोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण की प्रभावित होती है, हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है एवं पूर्वी जेठ धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 उत्तरी डिग्री अक्षांश से प्रभावित होती है। तो जेठ धाराएं गर्मी को छोड़कर बाकी साल भर पानी बरसाती है। अब ये जेठ धाराएं हिमालय से चलती है, तो हिमालय के दक्षिण में जब ये चलती है शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में तो पानी बरसाती है, लेकिन जब गर्मी में उत्तर की ओर प्रभावित होने लग जाती है तो फिर पानी नहीं बरसाती है। तो जेठ धारा की विशेषता क्या है, जेठ धारा है क्या, तो उसके बारे में यहाँ समझाया गया है इसमें कि जेठ धारा किसको कहते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं अपन। ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित सौभ मंडल के अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किमी प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किमी प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांश एवं उष्ण कटिबंधीय जेठ धारा है। तो जेठ धारा क्या है, मतलब कि अत्यधिक ऊंचाई पर सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं।
गर्मी में इन तेज हवाओं की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी समय 184 किमी प्रति घंटा, यानी कि तूफान के रूप में, आंधी के रूप में ये चलती है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। तो ये किसको कहते हैं यानी, तो उसके बारे में समझते हैं अपन कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर 1 नवंबर के महीनों में आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह के कारण भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है या सुना है? यानी कि ये सर्दी के दिनों में आने वाला समुद्र की ओर से तूफान होता है जो तटीय भागों में अत्यधिक वर्षा करता है, और कभी कभी पूरे भारत में भी बरसात होती है, जिसे हम सर्दी में होने वाली बरसात कहते हैं। मानसून समय में कम होता है ये, सर्दियों के दिनों में विशेष तौर से चक्रवात विक्षोभ ज़्यादा आते हैं। इनको इन मानचित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। अगला जो भाग आता है भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों में बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने से कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारी की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया है। यानी कि जो अरबी वासी आए वह विभिन्न नावों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, हाथ से चलने वाली नाविकों के माध्यम से समुद्र में नावें डालकर वहाँ से चले। तो जब हवाएं देश की ओर, हमारे देश की ओर चलती थी, तो उस समय उनको अत्यधिक लाभ होता था। उनके जहाज, उनकी नाव आराम से चलती थी। इसी कारण उन्होंने जो ये मौसम होता था, इसे ही मानसून का नाम दिया है। इसीलिए ये अरब वासियों की देन है कि मानसून नाम अरब में पैदा हुआ और वहाँ से निकला है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 उत्तर से 20 दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। यानी कि मानसून किस प्रकार से आता है, उसके लिए कुछ तथ्य बताए गए हैं यहाँ। पहला कारण, स्थल तथा जल गर्म एवं ठंडे होने से विक्षेपी प्रक्रिया के कारण भारत के थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र में उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। तो जैसे अपन ने पहले कहा कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो जब गर्मी के दिनों में भारत के अधिकांश भाग में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ निम्न दाब का वातावरण बनता है। जबकि समुद्र और पानी के क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है, तो भारीपन रहता है, इसलिए वहाँ की हवा चलती हुई और जमीन की ओर आती है, इसलिए मानसून आता है। दूसरा जो कारण बताया गया है वह है ग्रीष्म ऋतु में के दिनों में अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। ये विषुवती गर्त है जो प्राय विषुवती वर्ष से 5 उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। तो 5 डिग्री उत्तर की ओर ये ग्रीष्म ऋतु में खिसक जाता है, इसलिए भी मानसून आता है। तीसरा कारण बताया गया है हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चौथा कारण है इसकी ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किमी की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। और अंतिम कारण है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का
तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। तो इन सब कारणों से ही, जो कारण बताए गए हैं 5 इसमें, इससे मानसून आता है। यानी कि सबसे मुख्य जो कारण है कि निम्न दाब की ओर उच्च दाब की ओर से हवाएं चलती है। जब हवाएं समुद्री एरिया से आती है तो उनके साथ पानी होता है, हवाओं में नमी होती है और वह पानी बरसाने में सहायक होती है। ये विष्णुए अक्षांशों के विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य के आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भागों में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12.30 131 पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 दक्षिण 149 पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान से की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एन नीलो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण, ये एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थल को प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एनिलोजिया में है, इसलिए इस परिघटना को एनसो एनिनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दाब में ऋणात्मक परिवर्तन है तो फिर मानसून देरी से आएगा, यदि दाब में धनात्मक परिवर्तन है तो फिर मानसून की स्पीड जल्दी है, यानी कि मानसून जल्दी आने वाला है। तो वैज्ञानिक मानसून का पता इसी आधार पर लगाते हैं। अब एल नीनो क्या है उसके बारे में बताया गया। ठंडू पेरू जलधारा के स्थल और अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइड को व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र के व्यापारिक प्रबंधों को शिथिल कर देती है। तो ये ईसाई के रूप में, यानी कि विदेशों से आया हुआ नाम है। तो ये जलधाराओं को प्रभावित करता है, जलधाराओं का अर्थ होता है। अब अगला पॉइंट आता है इसमें कि मानसून का आगमन एवं वापसी, यानी कि वैज्ञानिक कैसे पहचान जाते हैं कि अब मानसून आने वाला है और वो कैसे पता लगा लेते हैं कि अब मानसून विदा होने वाला है। इस अंतर में इस शब्द को समझते हैं अपन। तो व्यापारिक पवनों की विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है, लेकिन वे स्पंदमान प्रकृति की होती है। उच्च कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जाता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है।
अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। ये एक तीव्र प्रगति की है। बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है वह तीव्रता को आगे की ओर बढ़ाती है। जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है और मध्य जून तक अरब सागर की सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा के जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून को होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। यानी कि जून से शुरू होने वाला मानसून हमारे यहाँ 2 जगह से मानसून आता है, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर का मानसून मुंबई में पहले पहुंचता है और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून असम में पहले पहुंचता है। जब ये आगे बढ़ता है, हिमालय से टकराते हुए आगे बढ़ता है ये, तो आगे बढ़ता हुआ ये दिल्ली में आकर बरसात होने के बाद में गंगा नदी के आसपास आकर आपस में मिल जाते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत में पानी बरसाते हैं। वापसी के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। यानी कि सितंबर से जो मानसून की वापसी शुरू होती है वह दिसंबर तक पूरे देश से समाप्त हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। ये क्रमश दक्षिण के उत्तर और अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से विशाल देश होने के कारण यहाँ अलग अलग प्रकार से मानसून की अवस्थाएं होती है और उसके आधार पर संपूर्ण देश में पानी बरसता है। तो इस प्रकार से मानसून के कारण हमने पढ़े, मानसून आता कैसे है उनके बारे में जाना, मानसून विदा कैसे होता है उसके बारे में समझा। अब हम जो तीसरा भाग पढ़ेंगे उसमें ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुएं कैसे बनती है, क्या परिवर्तन होता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का दूसरा भाग हमारा समाप्त होता है। जय हिंद।